नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपका साथी मिस्टर घोस्ट। तो आज हम जो कहानी आपको सुनाएंगे उसका नाम रूम नंबर 13 है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलते हैं हमारी कहानी की ओर। बात उन दिनों की जब मैं कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके शहर मेडिकल एग्जाम की तैयारी करने के लिए आया था। एक नई उमंग के साथ अपने सामान पैक करते हुए गांव से विदा लिया और शाम की 7 बजे वाली बस पे सामान के साथ बैठ गया। पहली बार जा रहा था पटना शहर। सुबह 5 बजे पटना में पहुंच गया। मैंने अपने दोस्त को कॉल लगाया। वो 1 साल बड़ा था और इंजीनियरिंग की तैयारियों कर रहा था पटना में। बात हुई, उसने बोला रिक्शा वाले को बोलना है कि मुझे पत्थर की मस्जिद के पास जाना है, वो जगह पूरे पटना में मशहूर है। मैंने इधर उधर देखा, एक रिक्शा वाले पे नजर पड़ी। मैंने आवाज लगाई, वो रिक्शा लेकर आ गया। मैंने कहा मुझे पत्थर की मस्जिद के पास जाना है और वो तैयार हो गया। नया जगह था, अंदर एक हल्की से डर भी पैदा हो रही थी। करीब 1 घंटे के बाद मैं वहां पहुंचा। मेरा दोस्त पहले से मेरा इंतजार कर रहा था। वहां चौधरी टोला करके एक एरिया है जो बहुत नाम है। वहां बिहार के सारे जिले से स्टूडेंट्स आकर रहते हैं और तैयारी करते हैं। मेरा भी दोस्त वही एक लॉज में रहता था। अब मैं भी उनके साथ रहने लगा। 2 दिन बाद पता चला कि बगल वाले लॉज में एक सिंगल रूम खाली है। हम दोनों ने प्लान किया आज ही देख आना है। 2 एनडी फ्लोर पे वो रूम था, रूम 9-13। पहली बार 13 नंबर देखकर थोड़ा मन में कुछ अटपटा सा लगा। मकान मालिक का कोई नौकर था जो रूम 9-13 का दरवाजा का ताला खोल रहा था। जैसे ही दरवाजा खुला, एक हल्की से हंसी की आवाज मेरे कानों में गूंजी। 10 बाय 10 का रूम, एक चौकी थी अंदर और एक बल्ब लगी हुई थी। रूम पसंद आ गई। 500 रुपए मुझे बता दिया गया। हम दोनों ने शाम तक का वक्त मांग लिया। लौट आए, लेकिन वो हंसी की आवाज मानो लग रहा था अब भी गूंज रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये बात मैं अपने दोस्त को बताऊं या नहीं। कहीं वो हल्के में ले ले और मेरी किरकिरी न करवा दे कि देखो आ गए गांव से भूतों वाली कहानी लेकर। इसलिए मैंने जिक्र करना उचित नहीं समझा। शाम में थोड़ी सामान खरीदने निकल गया। जब लौटकर आ रहा था तो रूम 9-13 के लिए मकान मालिक से मिलता चला गया। उसे 500 रुपए एडवांस कर दिया और बोला मैं कल से आ जाऊंगा। मकान मालिक ने कहा सुबह 5 बजे से 9 बजे तक पानी आएगा, फिर 11 से 2 बजे तक, फिर शाम 7 बजे से 9 बजे तक। तो उसी हिसाब से अपनी तैयारी करें। कल सुबह मैं शिफ्ट हो गया रूम 9-13 में। एक मेष में बात भी कर ली, 2 टाइम खाना का भी। शाम में एक टेबल और एक कुर्सी भी खरीद ली। शाम के 8 बजे थे, सबों के लिए नया नया था। मैं 9 बजे रात तक मेरा खाना भी आ चुका था। मैंने खाना खा लिया और 10 बजे तक मैं सो गया। रूम की लाइट जल ही रही थी। मैं गहरी नींद में था। अचानक मुझे लगा कि कोई मेरे चौकी में पैर मार रहा है, हल्के हल्के, और मुझे उनके पैर के पायलों की आवाज छन छन एकदम स्पष्ट सुनाई दे रही थी। मेरी आंख खुल गईं, लेकिन ये क्या, मैं मुंह नहीं खोल पा रहा था। मेरी आवाज नहीं निकल पा रही थी। मेरे हाथ पैर काम नहीं कर पा रहा था। जैसे लग रहा था कि किसी ने जकड़ लिया हो। असहाय मैं बिस्तर पे पड़ा हुआ था, निढाल। मैंने मन ही मन हनुमान चालीसा पाठ स्मरण करना चालू किया। समझ के परे था ये अनुभव। रात के 2:05 हो रहे थे और 15 मिनट के बाद थोड़ी थोड़ी आवाज मुंह से निकलना चालू हुए और फिर अपने पहले की स्थिति में आ गया। लेकिन हजारों सवाल इस दिल और दिमाग में दे गया। रात भर इसी उधेड़ बुन में दिमाग लगा रहा और न जाने कब सवेरा भी हो गया। सवेरे जब मैं बाथरूम के लिए निकला तो सभी नए चेहरे बहुत गौर से देख रहे थे। इतने में किसी एक नए पूछ लिया, कैसी नींद आई रात में? ये प्रश्न मेरे दिल और दिमाग में कौतूहल जगा दिया। लेकिन मैं बात को छिपाते हुए बोला, बहुत बढ़िया नींद आई। बाथरूम में फ्रेश होने के बाद जब ऊपर सीढ़ी पे चढ़ रहा था तभी रूम नंबर 15 में अमित नाम का लड़का रहता था। उसने कहा रात में कुछ आवाज आ रही थी तुम्हारे कमरे से। मैं ये सुनकर अवाक रह गया।
पूछ लिया कितने बजे, उसने बताया 2 से 2:30 के बीच में। कैसी आवाज, मैंने पूछा। कुछ दबी दबी सी आवाज, क्लियर नहीं आ रही थी। मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी, कुछ न कुछ कनेक्शन जरूर ही था। मैंने पूछ ही लिया कुछ हुआ था क्या रूम में। उन्होंने बताया कि मैं भी उस कमरे में 2 महीने बिताया था, तबीयत बिगड़ती चली गई, लास्ट में कमरा बदल लिया। मैंने अपनी रात वाली आप बीती उनको बताया। ऐसा क्यों हुआ उनको भी नहीं पता। खैर, अब जो भी, हर एक घटना का कुछ न कुछ कनेक्शन जरूर ही होता है। वो हंसी किसी लड़की की ही थी और फिर पायल की छन छन वो आवाज न जाने कितने सवाल पैदा कर रहा था। 9 बज चले थे, कुछ नाश्ता किया और किताब उलटने लगा। 10 बजे मेरा दोस्त भी आ गया, उनको भी पूरी रात्रि की आप बीती सुनाई। उसने कहा, अरे कुछ नहीं, ये सब वहम है, थोड़ा थकान हो गया है, नींद पूरी नहीं हुई होगी, जगह भी चेंज हुआ है, डरने की बात नहीं है, ऐसा होता है। मेरे हजारों सवाल पे वो जैसे लेप लगा रहा था कि मैं कहीं डर न जाऊं। मैं भी उनकी बात में हामी भर दी। चलो, वो भी खुश हो गया। 11 बजे उनका क्लास था, वो चला गया। 2 घंटे कुछ पढ़ाई करने के बाद 1 बजे में खाना टिफिन में आ गया था। मैंने खाना खाया और फिर थोड़ा आराम किया। दिमाग न जाने फिर क्यों उसी आवाज के बारे में सोच रहा था। अचानक याद आया कि आज शाम में गंगा घाट के किनारे चलना है। अंदर ही अंदर मन बहुत ही खुश हो रहा था, अपनी जीवन में पहली बार गंगा मैया को अपने हाथों से स्पर्श पहली बार करूंगा। खाना खाकर थोड़ा आराम कर लिया। शाम हो गई, मैं तैयार हो गया गंगा घाट जाने के लिए। मेरा दोस्त भी आ गया। मैंने पूछा कितनी दूर है। बस थोड़ी दूर, 5 मिनट भी नहीं लगेगा, पहुंच गए। एक मंदिर भी थी, घंटी बजाकर प्रणाम किया, फिर घाट पे गया, पानी हाथ में लेकर थोड़ी सर पे छिड़क कर अपने आप को जैसे शुद्धिकरण किया। स्पष्ट गांधी सेतु दिख रहा था, जो इतिहास के पन्ने में अपना नाम दर्ज किए हुए है। कुछ देर वहां बैठकर हवा लगाई और फिर लौटने की तैयारी हो रही थी कि अचानक एक कोने पे मेरी नजर गई। एक बूढ़ा आदमी को देखा, वो हमारी ही तरफ देख रहा था। थोड़ी देर में ये पता हो गया कि वो मुझे ही बहुत देर से घूर रहा था। एक पल के लिए मैं थोड़ा डर गया। पता नहीं, एक अलग ही तरह का आभास हो रहा था, जैसे मुझे कुछ कहना या बताना चाह रहा हो, लेकिन क्या ये समझ नहीं आ रहा था। मैं मेरे दोस्त के साथ निकल गया। मेरे दिमाग में सारी घटना एक से एक कड़ी बनती जा रही थी। वो हंसी, वो सपना में पायल की आवाज, फिर ये बूढ़ा आदमी, लेकिन कुछ समाधान नहीं निकल पा रहा था। लगभग अंधकार हो गया था। जैसे ही रूम पहुंचा, किसी लड़के ने मुझे बताया कि आज रात अमावस्या है और आज बाजी लगी है। जो भी रात 12 बजे गंगा घाट पे जाकर गंगा जी की मिट्टी पानी में से निकाल कर लाएगा, उसे 100 रुपये मिलेगा। और अभी तक कोई भी नाम आगे नहीं आया है कि कौन जाएगा। कुछ देर मैंने सोचा, रात 12 बजे बहुत मुश्किल है, देखते हैं कौन वीर तैयार होता है। 9 बज गए, खाना आ चुका था, मैंने थोड़ी देर में खा भी लिया। करीब 9:30 में मेरा दोस्त 4 से 5 लड़के को लेकर मेरे रूम पर आ गया और जिद करने लगा कि तुम्हें ही चुना गया है रात 12 बजे के लिए। मैं अचंभित हो रहा था कि मैं ही क्यों और मेरी मर्जी के खिलाफ। मैंने मना कर दिया, लेकिन वो सभी भी जिद पे अड़े थे। मैंने बोला, मुझे आधे घंटे का समय चाहिए और मुझे अकेला छोड़ दो। सभी ने मेरी बात मानी। काफी सोचने के बाद ही ये सोचा, अगर मैं कर लिया तो एक अलग पहचान और 100 रुपये भी, और साथ में कोई ये तो नहीं कहेगा कि गांव की भूत वाली कहानी में ये विश्वास करता है, इसलिए नहीं तैयार हुआ। करीब 10 बजे तक हामी भर दी। दिमाग में कौतूहल चल रहा था, क्या होगा आज की रात। अंदर से बहुत डरा भी हुआ था। करीब 11:45 में मुझे बुलाया गया। मैं रूम बंद करके नीचे आ गया। लगभग सभी मुझे ही देख रहे थे। बाजी के नियमों के अनुसार मुझे एक छोटा टॉर्च, एक मोमबत्ती और माचिस दी गई। उन सबों के अनुसार मोमबत्ती जलाकर मंदिर के अंदर रखना है और फिर घाट पे जाकर मिट्टी निकालकर लाना है। मैं एक एक बात टकटकी लगाकर सुन रहा था। 12 बज चुके थे, मैं तैयार था। मैंने आधी ग्लास पानी मंगवाई और पीकर निकल गया।
जैसे जैसे कदम आगे बढ़ रहे थे धड़कन और तेज हो रही थी और धड़कन की आवाज स्पष्ट तेज सुनाई दे रही थी। सर के पीछे वाला भाग भारी होता जा रहा था। सुनसान कोई भी नहीं, इतना अंधेरा लग रहा था कि बिजली भी गायब हो गई थी। किसी तरह मंदिर तक पहुंचा था। नियम के अनुसार मैंने मोमबत्ती जलाई और फिर घाट की तरफ जाने के लिए मुड़ा। टॉर्च जलाकर अचानक याद आया उस बूढ़े आदमी के बारे में। मैंने टॉर्च की रोशनी उसी तरफ कर दी। मैं अवाक रह गया, वो अब भी वहीं उसी हालत में। अचानक से टॉर्च बंद हो गई। मेरी हालत गड़बड़ हो गई, मैं समझ नहीं पा रहा था क्या करूं। अचानक से मुझे महसूस हुआ कि मेरे समीप कोई है। एक आवाज आई, शिवदत्त से मिलकर तेरी तलाश पूरी, निकाल वो सच जो अब भी है अधूरी। मेरे कान ये स्पष्ट सुने और फिर मेरे हाथ में वो गीली मिट्टी थमा दी और अचानक से फिर टॉर्च जल उठा। हवा तेज चलने लगी। मेरा दिल दिमाग को समझा नहीं पा रहा था कि ये हकीकत था या सपना। मैं जल्द ही वहां से निकल गया। दिमाग में ये यही चल रहा था कि ये शिवदत्त कौन है, अधूरी तलाश और न जाने क्या क्या चल रहा था। कुछ न कुछ कड़ी जुड़ रही थी। अब जो भी हो, सबसे पहले ये शिवदत्त की तलाश करनी पड़ेगी। सभी मेरा ही इंतजार कर रहे थे। हाथ में गीली मिट्टी देखकर खुश हुए और 100 मेरे हाथ में थमाया गया। सभी खुश थे कि इनका आए हुए 3 दिन भी नहीं हुआ और ये इतना बड़ा कारनामा कर दिया। सचमुच में सभी दंग थे। ये सोच रहे थे कि बहुत साहसी और निडर लड़का है। लेकिन वो तो मैं समझ पा रहा था कि मैं अब किस शिवदत्त के भंवर वाली दलदल में फंसता चला जा रहा था। 100 रुपए हाथ में लेकर मैं अपने रूम का ताला खोला ही था कि किसी ने आवाज दी और बोला, डर नहीं लगा तुम्हें? एक मन किया कि पूरी कहानी बता देता हूं कि मेरे साथ क्या घटा है। फिर मन ने मना कर दिया। सर हिलाते हुए कहा, मुझे डर लगा था लेकिन विश्वास था ये कर लूंगा। करीब करीब 1 बज चुके थे। गुड नाइट बोलकर उनसे विदा लिया और अपना रूम 9-13 का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मेरे दिमाग में वो ध्वनि स्पष्ट रूप से छाप छोड़कर गई थी, शिवदत्त से मिलकर तेरी तलाश पूरी, निकाल वो सच जो अब भी है अधूरी। मन मेरा पूरा विचलित हो चुका था। आखिर ये क्या हो रहा था? वो हंसी, पायल की आवाज, वो घाट पे रात 12 बजे वो आदमी और उनकी आवाज दिमाग में लाखों सवाल पैदा कर रही थी कि ये शिवदत्त कौन है, वो अधूरी सच है क्या? रूम में लाइट जल रही थी। मैं अपने बिस्तर पे लेट गया। आंखें खोले मैं घड़ी की तरफ देख रहा था। घड़ी की टिक टिक आवाज जैसे रात के सन्नाटे में कोई हथौड़ा की तरह कानों में पीट रहा हो। सोचते सोचते रात भी बीत गई। सुबह उठा, पूरी लॉज में मेरे ही चर्चे हो रहे थे। मैं नीचे उतर रहा था, सभी मुझे ही घूर रहे थे जैसे मैंने कितना बड़ा कारनामा कर दिया हो। नित्यक्रिया करके मैं नहा भी लिया। करीब 9 बजे नाश्ता के लिए एक लालजी होटल जो कि पूरे एरिया में फेमस था। मैं पूड़ी सब्जी और जलेबी खाकर दूसरी गली से आने लगा। जब मैं गली में मुड़ा ही था कि मेरी नजर नेम प्लेट जो कि एक दीवार पे सटी हुई थी और सामने बहुत बड़ी गेट जो कि मोटी मोटी स्टील की बनी हुई थी। उस नेम प्लेट पे जो नाम लिखा था वो नाम शिवदत्त था। एक पल के लिए मैं रुक गया, सोच में पड़ गया कि ये वो ही शिवदत्त है जिनकी तलाश अधूरी है। ना जाने कितने और सवाल इस दिमाग के ऊपर दाग दिया गया हमारे मन के द्वारा। कदम आगे बढ़ गए लेकिन सवालों का पुलिंदा और ऊंचा होता जा रहा था। रूम पहुंचकर सोच में पड़ गया, क्या सोचकर अपने गांव से निकला था और कहां आकर यहां उलझ गया। अब ये पता करना था कि ये शिवदत्त है कौन। शाम में मैं निकला था घूमने। अब गंगा घाट से एक अलग सा लगाव व अपनापन लगने लगा था। वहीं पे अपने ही लॉज का रूम 911 में एक लड़का रहता था जिनका नाम मुरारी था। वो मिल गया। वो बीते 3 से 4 दिनों से मुझ पे काफी अपनी नजर रखे हुए था। वो करीब 5 साल मुझसे बड़ा हो। उसने मुझसे कहा, कुछ परेशान से दिख रहे हो। नहीं तो, मैंने सर हिलाते हुए कहा। तुम्हारे पैर नहीं भींगे थे और न ही कुछ भी कीचड़ लगी थी तुम्हारे पैर में। मैंने गौर किया था तुम्हारे गंगा की मिट्टी लाने और जाने से पहले। उनकी ये बात सुनते ही मैं अवाक रह गया। मैं क्या बोलूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। हजारों सवाल फिर से दिमाग में पैदा हो रही थी। मैं सोचे जा रहा था।
मैंने सही कहा ना? मुरारी ने आवाज देकर बोला। मैंने अपना समझकर मुरारी को पूरी बात दी। सभी बात सुनकर अब वो भी अनसुलझे पहेली में उलझ गया। वो ये समझकर बोल रहा था कि प्राइज में जो 100 रुपए मिले हैं उसमें 50-50 बांट लेंगे। लेकिन अब तो वो भी इस पहेली में उलझ चुका था। एक पल के लिए उसे ये कहानी लग रही थी, लेकिन मैंने उसे ये यकीन दिलाया कि वो सारे पल मैंने बिताए हैं और वो भी जीवंत। मैंने वो भी बात कही जो उस आदमी ने रात 12 बजे कही थी और फिर मिट्टी मेरे हाथों में देकर कहीं गायब हो गया। शिवदत्त से मिलकर तेरी तलाश पूरी, निकाल वो सच जो अब भी है अधूरी। शिवदत्त ये नाम सुना है कहीं और किसी के मुंह से, मुरारी ने कहा। मैंने वो गली के बारे में भी बोल जहां शिवदत्त नाम का नेम प्लेट लगा हुआ है। सही कहा, मुरारी ने बोला। शिवदत्त एक विष पुरुष है, उन पर कोई भी जहर काम नहीं करता। हर एक सप्ताह वो किसी न किसी विषैले सांप से अपने जीभ पे कटवाता है। उनका हर एक अंग में जहर भरा हुआ है, अगर वो किसी को काट ले तो उनका बचना मुश्किल है। उनके परिवार में सिर्फ एक ही सदस्य है और वो उनकी पत्नी। करीब 3 साल पहले उनकी 11 साल के बेटी ने आत्महत्या कर ली थी, कारण पता नहीं। सभी यही कह रहे हैं कि शिवदत्त ने ही उसे मारा है, लेकिन सही क्या है कोई नहीं जानता। इतना सुनते ही दिमाग के कलपुर्जे ने कुछ कहानी अपने आप में कड़ी बुनने लगी थी। अब ये पता लगाना था कि क्या कारण था कि शिवदत्त की 11 साल की बेटी आखिर क्यों मरी। क्या वो हंसी उनकी ही थी? क्या वो पायल की आवाज उन्हीं की थी? और न जाने कितने सवाल घोड़े की तरह दौड़ लगाए जा रही इन दिमाग में। मन को लग रहा था कि हो न हो जरूर वो ही होगी और वो कुछ बताना चाह रही है और वो माध्यम मुझे चुनी है। अब आगे जो हो। शिवदत्त से मिले जाकर मैंने कहा। वो किसी से भी नहीं मिलता, वो जिनसे चाहता है उनसे मिलता है। पूरे 1 एकड़ में वो अपना बंगला बनाया है, चारों तरफ ऊंची ऊंची बाउंड्री। 3 बड़े बड़े ऊंचे नस्ल के कुत्ते उनके एक इशारे पे किसी की भी चमड़ी उधेड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इन सब से कहीं और उनके 4 बॉडीगार्ड जो हमेशा गन लिए हुए तैयार रहते हैं, एक आदेश पाकर अपने काम तो पल भर में तमाम करने की। तो फिर कैसे मिला जाए? मैंने उसकी बात को काटते हुए कहा। 2-3 दिन रुक के देखो, शायद कुछ हल निकल जाए। शाम से कब रात हो गई, बातों बातों में हमें पता ही नहीं चला। फिर हम दोनों अपने लॉज की तरफ रुख कर दिए। रूम पहुंचकर ताला खोला, करीब 8 बज चुका था। दिमाग में एक ही ख्याल, मुझे ही क्यों चुना गया इस पहेली के लिए। 9 बजे तक खाना आ चुका था। खाना खाकर मैं छत पे थोड़ी देर टहलने चला गया। जब टहल रहा था तो छत के पश्चिम वाला भाग जो सटा हुआ बाउंड्री, वो ही शिवदत्त के मकान का बाउंड्री था। पूरा अंधकार, सिर्फ गेट पे ही लाइट जल रही थी। कुछ देर के बाद नीचे रूम पे आ गया। 10 बज चुके थे। सोच रहा था कि थोड़ी देर पढूं। किताब निकाली, पढ़ते पढ़ते फिर सोच उन्हीं सब बातों में जाकर फिर से उलझता। जब तक ये पहेली सुलझ नहीं जाती तब तक ये परेशान करता ही रहेगा। जब तक मैं शिवदत्त से ना मिल लूं तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकता। पूरा का पूरा ये जो पहेली है वो तो शिवदत्त के इर्द गिर्द ही है और उनसे मिले बिना अधूरी सच बाहर नहीं आ सकता। अब मैं अपने बिस्तर पे आ चुका था, नींद नहीं आ रही थी, सिर्फ ये ही सोच रहा था कि किसी तरह एक बार शिवदत्त से मुलाकात हो जाए। मन ही मन ये ताना बाना बुनता जा रहा था कि आगे क्या होगा, कुछ हल निकलेगा या यूं ही अनसुलझी पहेली चलती रहेगी। ये सभी बातें सोचते सोचते न जाने कब नींद आ गई, पता ही नहीं चला। सुबह 3 बजे मैं जग चुका था। अपने नित्य कर्म करके अपने रूम में बैठकर थोड़ी योग आसान कर रहा था कि किसी ने मेरे रूम का दरवाजा खटखटाया। 3:20 इतनी सवेरे कौन हो सकता है? मैंने रूम खोला, कोई नहीं था। दरवाजे के आगे एक लिफाफा पड़ा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर ये क्या हो रहा है? कौन आखिर ये खेल मेरे साथ खेल रहा है?
फिर से कई सवाल मेरे मन में पैदा हो रहे थे। मैंने वो लिफाफा उठाकर अपना रूम अंदर से बंद कर लिया। दरवाजे पर पड़ा लिफाफा उठाकर मैंने रूम बंद कर दिया। मेरे हाथ में लिफाफा था। मेरी नजर घड़ी पर गई 3:30 बज चुके थे। मैंने लिफाफा खोला। अंदर एक सफेद कागज पे लाल रंग से लिखा था, शिवदत्त से मिलकर तेरी तलाश पूरी, निकाल वो सच जो अब भी है अधूरी, तुम्हारी मौत। मैंने तुरंत ही अपने हाथों से लिफाफे और कागज को दूर फेंक दिया। कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है मेरे साथ। लिफाफे में लिखे हुए 2 लाइन को तो मैं भली भांति जान रहा था, मगर तीसरी लाइन में जो लिखा था, तुम्हारी मौत, ये अच्छे की हालत खराब कर देता। मैं मन ही मन ये सोचने लगा कि ये बात तो मैंने किसी से भी नहीं बताई, सिर्फ एक ही लड़का जानता जिसे मैंने कल शाम को बताया है। कहीं उसी ने तो नहीं मजाक किया है। अगर उसने मजाक किया है तो फिर कोई बात नहीं, अगर कहीं उसने मजाक नहीं किया हो तब ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। मैंने थोड़ी देर और इंतजार किया। जब 5 बज गए मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर पा रहा था। मन ही मन ये सोच रहा था कि कितनी जल्दी जाकर उस लड़के से पूछूं कि ये तुम्हें किया है, और वो ये बोले कि हाँ मैंने ही मजाक के तौर पे किया और तुम्हें डरना चाह रहा था। मैं चला गया उनके रूम खटखटाने। मैंने जोर से खटखट किया। कुछ देर के बाद दरवाजा खुला। किसी और लड़के ने दरवाजा खोला था। मैंने तुरंत ही पूछा, मुरारी कहाँ है? उसने बताया कल रात 9 बजे अर्जेंट उसे घर निकलना पड़ा, वो घर चल गया। मेरे तो अब ये बात सुनकर होश उड़ रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था अब क्या बोलूं। अब तो कोई गुंजाइश नहीं थी कि ये मजाक चल रहा हो। मैंने ठीक है बोलकर अपने रूम आ गया। दरवाजा बंद करके फिर से सोच में पड़ गया, ये क्या हो रहा है। जिसे ये बात बताया था वो भी घर चला गया। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं तैयार हुआ और मैं उसी मंदिर के पास जाने लगा जो गंगा घाट के पास थी। वहां पहुंचकर मंदिर में प्रणाम किया और फिर घाट के पास जाकर बैठ गया। सोचने लगा कि काश वो बाबा कुछ उपाय सुझाए जो अब तक पहेली बनी हुई थी। करीब 15 मिनट के बाद मैंने देखा कि कोई सफेद कुर्ता और पायजामा पहने घाट की तरह आ रहा है और उसे 4 बॉडीगार्ड्स घेरे हुए हैं। कौन हो सकता है? मैं वहां से हटकर जाने लगा। कुछ ही दूर पे वो अपनी गाड़ी लगाया था, सफेद गाड़ी, और उनका 9BR11E0009। मुरारी ने बताया था कि शिवदत्त सफेद गाड़ी में चलता है जिनका 90009 है। हो न हो ये शिवदत्त ही है। मैं फिर लौट आया घाट पे और उसे ही देखने लगा। जिसे ही वो लौट रहा था मैंने बोला, शिवदत्त से मिलकर तेरी तलाश पूरी, निकाल वो सच जो अब भी है अधूरी। वो मेरी तरफ देखने लगा और रुक गया। दोनों एक दूसरे के लिए अनजान थे। वो ये सोच रहा था वो मेरा नाम क्यों ले रहा है और क्या बोल रहा है। कौन हो तुम और ये क्या बोल रहे हो और कौन सी अधूरी तलाश का सच ढूंढ रहे हो। ना जाने कितने सवाल उसने एक ही बार में पूछ लिया। मैंने कहा वो तो आप बताएंगे। उसने अपनी जेब से एक कार्ड निकाली और कहा अभी कहीं और जाना है, आज शाम में आओ, 5 बजे बैठकर बातें करते हैं। ये बोलकर वो अपनी कार में बैठ गया और तुरंत ही निकल गया। मैं विजिटिंग कार्ड देखता रहा और 5 बजे को इंतजार करने लगा कि कितनी जल्दी 5 बजे और मैं अपनी अधूरी सच की तलाश पूरी कर सकूं। गंगा घाट से चलकर मैं अब अपने रूम पे आ गया। अपने अंदर मन और दिल को कुछ हद तक सुकून मिल रहा था कि आज शाम को कुछ न कुछ इस पहेली का हल तो निकलेगा। खैर अब इंतजार शाम 5 बजे की। दोपहर का खाना खाकर थोड़ी आराम किया। करीब 2:30 हुए थे कि किसी ने दरवाजा को खटखट की किया। मन को लगा कि फिर कोई नई पहेली तो नहीं। मैंने दरवाजा खोला। सामने रूम 915 का लड़का अमित था। उसने मुझे बताया कि मुरारी का एक्सीडेंट हो गया है और वो कोमा में है। मैंने जोर से कहा कैसे? बाइक चला रहा था, किसी बस वाले ने पीछे से धक्का मार दिया। हाजीपुर से डॉक्टर ने रेफर किया है पटना के किसी हॉस्पिटल में। उनकी मम्मी का भी हालत खराब है।
पहली रात जो घटना हुई थी उनका एक चश्मदीद गवाह मुरारी था। मैं सोच रहा था कि सारी बात जो मेरे और मुरारी के बीच और शिवदत्त के बीच हुई है अमित को बता दूं, लेकिन पता नहीं दिल गवाही नहीं दे रहा था। करीब 3 बज चुके थे। अब मन की बेचैनी बढ़ रही थी। कुछ न कुछ अनहोनी होना ये बहुत ही गलत लग रहा था। क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने उसे कहा कि कल चलेंगे मुरारी को हॉस्पिटल में देखने के लिए। अमित ने ठीक है कहकर चला गया। अब भी मैं वो लिफाफा देखकर अंदर ही अंदर एक सिहरन पैदा कर रही थी, एक कोने में पड़ी हुई। मैंने उस कागज को समेटकर उस लिफाफे में रख लिया और सोचने लगा कितना ये प्रतिकूल माहौल पैदा कर रहा है। एकदम समझ के परे ये लिफाफा लेकर मुझे शिवदत्त के पास जाना होगा, शायद कुछ हल निकल पाए। 5 बजने वाले थे। मैं तैयार होकर हाथ में लिफाफा लेकर निकल पड़ा। 4 मिनट के अंदर ही मैं शिवदत्त के गेट के आगे खड़ा था। साइड में कॉलबेल लगी थी। मैंने कॉलबेल बजाया। कुछ देर में ही एक गार्ड बाहर आया और बोला किनसे मिलना है। मैंने विजिटिंग कार्ड दिखाया। उसने अंदर आने को कहा और फिर बड़े हॉल में मुझे बैठाया। मुझे 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि एक गाड़ी में सवार होकर एक औरत निकल गई, शायद बहुत ही जल्दी में थी। उनके जाने के बाद गार्ड मेरे पास आकर बोला कि साहब का एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया है और मैडम अभी तुरंत ही निकली है साहब को देखने। ये सुनते ही अब मेरी हवाइयां उड़ने लगी थी। अब मैं अपने आप को एक असहाय महसूस कर रहा था। ये पहेली अब इतनी सुलझी हुई नहीं लग रही थी। अब मैं अपने आप को किसी मकड़जाल में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। इतना सोच ही रहा था कि किसी औरत के नाश्ता और चाय के साथ पानी लेकर आ गई। मैंने कहा इसकी क्या जरूरत थी। मैंने गार्ड से कुछ जानकारी लेने के लिए अभी के समय में मैं उचित नहीं समझा। मैंने पानी पीकर चाय नाश्ता किया। इतने में मुझे एक कोने में टंगी तस्वीर पे नजर गई। तस्वीर पे माला चढ़ा हुआ था। मैंने गार्ड से पूछ ही लिया को हैं ये साहब की बेटी है। ये अब नहीं है, 11 ही साल में आत्महत्या कर ली थी। क्यों, मैंने अवाक से पूछा। गार्ड ने बताया कि बगल के लॉज में एक लड़का रहता है, उनकी वजह से ये सब हुआ था। कौन था वो लड़का, मैंने आश्चर्य से पूछा। मुरारी नाम है उस लड़के का, गार्ड ने बताया। मुरारी नाम सुनते ही मेरे पैरों की जमीन जैसे खिसक गई हो। कुछ भी अब समझ नहीं आ रहा था कि ये पहेली अब इतनी उलझती जा रही थी। ये एक इत्तेफाक ही था कि एक तरफ मुरारी का एक्सीडेंट और दूसरी तरफ शिवदत्त का। मैं सोच में पड़ गया कि मुरारी ये सब जानते हुए भी आधी ही बात क्यों बताई, पूरी क्यों नहीं। कुछ न कुछ जरूर बात है। और जो कुछ भी आधी अधूरी सच में शिवदत्त से जान पाता वो भी हॉस्पिटल में है। करीब 6 बज चुके थे। आज मुझे लग रहा था कि पिछले 4 से 5 दिनों में जो भी घटना मेरे साथ घटी थी एक बहुत गहरी छाप हमारे दिमाग के ऊपर छप चुकी थी। आज ये मुझे महसूस हो चुका था कि इस दुनिया में कुछ न कुछ अदृश्य शक्ति भी होती है और वो भी कुछ न कुछ अपना प्रभाव पैदा करती है, ताकि उनके चाहने वाले और जो दुश्मन भी हो उनको भी कुछ न कुछ एहसास करवाती है। जहां तक मुझे पता लग रहा था कि मुरारी सब जानते हुए मुझे आधी ही बात क्यों बताई। क्या शिवदत्त सब कुछ जान रहा था? वो गंगा घाट पे वो बाबा कौन थे और उसने मुझे ये बात क्यों बताई और सभी ने मुझे ही क्यों रात के 12 बजे गंगा घाट जाने के लिए चुना? कहीं न कहीं सारे गुत्थी का रहस्य उजागर तो करना ही पड़ेगा। मैं शिवदत्त के यहां से निकल चुका था। शाम हो चुकी थी। मैं गंगा घाट की ओर जाने लगा। गंगा घाट पे जाकर मैं बैठ गया। मेरा दिमाग उसी उधेड़ बुन में लगा था, न जाने क्या होगा। शिवदत्त से मिलकर तेरी तलाश पूरी। निकाल वो सच जो अब भी है अधूरी। तुम्हारी मौत। वो लिखा कागज मेरे हाथ में लिफाफे में बंद था। शिवदत्त से मैं यही सवेरे मिला था तो मेरी तलाश पूरी हो ही गई, लेकिन निकाल वो सच जो अब भी है अधूरी। आधी बात मुरारी ने बताई और कुछ अधूरी बातें मैं शिवदत्त से जान पाता, मगर ये दोनों ही एक ही दिन एक साथ हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। मुझे अधूरा सच तलाश करना ही पड़ेगा।
अब मैं उस बाबा का चेहरा पहचानने की कोशिश कर रहा था। आखिर वो बाबा था कौन, और वो ही मुझे इस पहेली में बहुत ही बुरी तरह से उलझा के रखा है। अचानक से मुझे वो चेहरा याद आया। अरे ये तो वही रिक्शा वाला बाबा था। ओह माय गॉड, सचमुच में ये तो वही बाबा था। क्या मुझे कोई बस स्टैंड से ही मेरा पीछा कर रहा था? उस बाबा ने मुझे ही क्यों इन सब के लिए चुना था? अब कहीं न कहीं मुझे भी ये महसूस हो चला था कि इस दुनिया में कुछ अदृश्य शक्ति होती है। वो किसी न किसी रूप में आपको दिख ही जाती है, और वो लाखों में किसी एक को चुनती है, जिनसे वो अपना अधूरा काम जो वो अपने जीते जी नहीं कर पाया हो, या काम को पूरा करने की प्रबल इच्छा रहते अकाल मृत्यु हो गई हो। मैं इन सभी बातों में आज तक विश्वास नहीं करता था, लेकिन बीते 4 से 5 दिनों में मेरे साथ जो घटना घटी है, एक न भूलने वाली छाप मेरे मस्तिष्क पे लिखी जा चुकी थी। जितनी भी कोशिश कर लूं ये मैं भूल नहीं सकता। एक मन ये भी करता है कि मैं अपने घर लौट जाऊं, लेकिन घरवालों को क्या जवाब दूंगा? और फिर ये अदृश्य शक्ति क्या मुझे छोड़ देगी? वो तो कभी भी और कहीं भी आ जा सकती है। अचानक से आभास हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैं पीछे मुड़ा। अमित रूम 915 में रहता है, सो खड़ा था। उसने पूछा, क्या कर रहे हो यहां? कुछ नहीं, ऐसे ही बैठा हूं, अधूरी सच की तलाश में। अधूरी सच की तलाश वो क्या है? अमित ने पूछा। मैंने पूरी बात बता दी उसे भी, और ये भी कहा जिसे भी मैं ये बात बता रहा हूं उनके साथ कुछ ना कुछ अप्रिय घटना घट रही है। पूरी बात मैंने उसे बता दी। एकटक मेरा वो पूरी बात सुनता गया। फिर वो बोला, किसी ने मजाक किया है। मैं कैसे बात मान लूं कि ये सब मजाक है? इतने में एक लड़की वहां आई। अरे ये तो वही लड़की है जिसे मैंने शिवदत्त के यहां फोटो में देखा था। वो यहां कैसे? अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं हकीकत में था या ये मेरे सपने में। कुछ देर के बाद वो बाबा भी दिखाई पड़ा। अब तो ये सब देखकर मेरे दिमाग में बहुत ही ज्यादा कौतूहल बढ़ रहा था। कुछ देर के बाद मुरारी भी दिखा। अब मुझे ये सारा माजरा समझ आने लगा था। सभी लोगों ने मेरे साथ बहुत ही बड़ा मजाक किया था। बीते 4 से 5 दिनों से मेरा दिमाग का दही बना के रख दिया था इन सभी ने। कुछ देर के बाद शिवदत्त भी आ चुके थे। अब सारे रचे हुए खेल के पत्ते खुलने वाले थे। शिवदत्त ने कहा कि मैं तुम्हारे दूर को मामा लगूंगा। मुझे 7 दिन पहले ही पता चल गया था कि तुम आने वाले हो, तो सभी ने मिलकर ये खेल रचा गया, ये देखने के लिए कि भांजे में कितना दम है। लेकिन वो माला वाली फोटो, वो भी खेल था क्या? मैंने पूछ दिया। वो सच है, वो त्रिशा का फोटो है, और ये त्रिशा है, दोनों जुड़वा हमशक्ल। 3 साल पहले उनकी मौत हो गई थी। हॉस्पिटल में डॉक्टर भी उनकी जान नहीं बचा पाए थे। ये बाबा है, हमारे घर का सभी काम करते हैं, ये ही तुम्हें लेकर आए थे। अब सारे रहस्य से पर्दा लगभग उठ ही चुका था। मैंने झुककर बाबा को प्रणाम किया। फिर शिवदत्त दूर के मामा लगेंगे, उनको भी प्रणाम किया। चलो मामी जी बुलाई है, और आज रात का खाना भी वहीं है। लगभग मेरा मन पूरी तरह से अदृश्य शक्ति पे विश्वास प्रबल हो चुका था, और ये 4 से 5 दिन मैंने किस तरह से बिताए थे वो मैं ही जान रहा था। लेकिन सारे रहस्य 5 मिनट के अंदर ही साफ हो चुका था। एक एक करके सभी गाड़ी में बैठ गए, और मैं मंद मंद सारे प्रकरण को सोचकर मुस्करा रहा था। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपकी कहानी कैसी लगी, और अब आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं, कमेंट करके बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।